तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑप्शनल पेपर 2 फॉर द मेंस एग्जामिनेशन 2024। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया इज एक्सप्रेस इन द फैमिलियर लैटिन मैक्सिम actus non facit reum nisi mens sit rea. The act does not make a man guilty unless the mind is also guilty. ठीक है, तो एक्सप्लेन विद द डिसाइडेड केस लॉ। ऐसे केसेस जहाँ पे बोला जाता है कि एक्सप्लेन विद द डिसाइडेड केस लॉ, तो काफ़ी सब्सटैंशियल नंबर मिलेंगे आपको केस लॉस बताने में। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान दे दी कि किस सवाल में लिखा है, किस सवाल में लिखा है। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को एक दिशा देने के लिए। बेसिकली जैसे ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट होता है, वैसे वहाँ पे एक वैसे ही आंसर्स में इंट्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम बता रहे हैं एक्टस नॉन facit reum nisi mens rea। इसका मतलब आप समझा दिए कि इसका मतलब होता है मीन्स guilt requires both wrongful act and guilty mind। ठीक है, आप इसको बताइए। अब अगले स्टेटमेंट, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन कंक्लूज। इसमें अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको 0.75 से मैक्सिमम 1 नंबर तक मिल जाएंगे 10 नंबर के मार्क्स में। बहुत ज़्यादा अगर नंबर देते हैं तो 6-7, एक्सेप्शन है तो कई बार 8, लेकिन वो एक्सेप्शन है और एग्जामिनर के ऊपर भी ये सब्जेक्टिविटी है। और नंबर कटते कहाँ हैं, जब आप डिमांड को एड्रेस ना करो क्वेश्चंस की। आप जैसे केस लॉस पूछा केस लॉस ना लिखो, रेलिवेंट सेक्शंस ना लिखो, कोई इलिस्ट्रेशन जहाँ पे जरूरत है इलिस्ट्रेशन ना लिखो। और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ में है आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन, क्योंकि वही आपके थीसिस स्टेटमेंट को पूरा करा कि आपको लगता है कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, या किस डायरेक्शन में लॉ मूव करेगा या जजमेंट मूव करेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। अब आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पे आ जाओगे। ठीक है, बॉडी में आप बताओ, सीधे हिट करिए क्वेश्चन को। आपको टाइम पास नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा नहीं बातें करनी, ऑप्शनल स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बात करनी थी। तो आप बात करिए एक्टस रियस की। एक्टस रियस क्या होता है? फिजिकल एक्ट होता है, फिजिकल एक्ट होता है, अनलॉफुल एक्ट होता है, या रॉन्गफुल डीड होता है। ठीक है, इसको बताइए। अगला पॉइंट में बता दीजिए कि मेंस रिया क्या होता है। मेंस रिया बता दिए गिल्टी माइंड है, या इंटेंशन, या नॉलेज, या रेकलेसनेस। जिसे आपको पता होगा, मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि 4 डिग्री होती है, 4 डिग्री होती है इंटेंशन की। इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा क्राइम को देखने के लिए ये मैटर करता है। ये ना हो तो नॉलेज, ये ना हो तो रेकलेसनेस, ये ना हो तो नेग्लिजेंस। इसके बाद मिस्टेक आता है, जो कि जनरली क्राइम में कवर्ड नहीं होता। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट क्राइम, मिस्टेक ऑफ लॉ इज क्राइम। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स को एक्सक्यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए कि आपके दिमाग में होना चाहिए लिखने के समय। तो बॉडी में बता दो एक्टस रियस, मेंस रिया। अब बता दो लीगल प्रिंसिपल बताइए। तो इन दोनों को कनेक्ट करके आपको बताना होगा आंसर में कि बोथ एलिमेंट आर रिक्वायर्ड, बोथ एलिमेंट आर रिक्वायर्ड, बोथ एलिमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, किस लिए? टू इस्टेब्लिश, क्या इस्टेब्लिश करना है? पर्सन की लायबिलिटी, ये क्रिमिनली लायबल है कि नहीं है। अगर है, दोनों इस्टेब्लिश हो जाता है, कनेक्शन है दोनों में, तो देन ही इज लायबल। अगर नहीं तो लायबल नहीं है। तो ये हो गया आपने, तो ऐसे ही करना है आपको। एक्टस रियस, मेंस रिया, बॉडी में दोनों को कलेक्ट, दोनों को समझा दिया कि दोनों का पर्पस क्या है। ये आपने थीसिस स्टेटमेंट को जो इंट्रोडक्शन में दिया था उसको सॉलिडिफाई कर दिया। इतना अगर आप लिख देंगे तो 2 नंबर 2.5 नंबर आपके हो चुके हैं।
अब इसको सब्सटैंटिएट करना होता है, तो सब्सटैंशिएट हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन से। हालांकि ये डेफिनेशन स्टेटमेंट है तो यहाँ इलस्ट्रेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे सीधे आप केस लॉस पे बात कर लीजिए। केस लॉस पे आप बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट केस लॉ है आ वर्सेस कनिंघम। आ वर्सेस कनिंघम केस में क्या था, तो आर वर्सेस कनिंघम क्या, बेसिकली उसने गैस मीटर को रिमूव कर लिया था, गैस मीटर, जिसकी वजह से बेसिकली उसने उसको चोरी करना था, उसने गैस मीटर रिमूव किया नेबरहुड में, जिसकी वजह से हादसा हो गया, आग लग गई। तो इसने प्ली किया कि मेरी इंटेंशन नहीं थी एंड ही शुडंट बी लायबल, बट कोर्ट में स्टेब्लिश हुआ था कि फोर्सिएबल था एक्ट में कि ऐसा डेंजरस एक्ट करने से कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, तो इसकी मैंसरिया वाला बेनिफिट नहीं मिला। तो जैसे हमने बात की थी ना 4 एलिमेंट की, तो 4 एलिमेंट यहाँ पे लागू होते हैं, नॉलेज होना चाहिए उसको, और रैकलेस एक्ट भी था, भले ही डायरेक्टली इंटेंशन हो, देन ही वाज हेल्ड लायबल। ठीक है, सिमिलरली स्वीट वर्सेस पार्सली इज अनदर केस। तो 10 नंबर के सवाल में 2 केसेस लिखना काफ़ी है, ज़्यादा अगर आप लिख सकते हो, कभी कभी अगर पूछा है तो लिख लो, लेकिन ज़्यादा लिखने से इशू ये होगा कि आपके पास 2 ही पेज होते हैं, 150 वर्ड लिखने के लिए होते हैं, और टाइम की भी लिमिट होती है, आप 7 मिनट से ऊपर नहीं दे सकते, इसलिए आपको प्रॉपरली 2 केसेस लिख दो मैक्सिमम, कहीं कभी 3, उससे ज़्यादा आप मत लिखो 10 नंबर के सवाल में। ठीक है, तो अब स्वीट वर्सेस पार्सली में बताइए, अब बहुत ज़्यादा फैक्ट मत बताया करिए केस के, इसका पर्पस है बस सब्सटैंशिएट करना कि एग्जामिनर को पता है कि आपको नॉलेज है इसके बारे में। आप यहाँ पे सीधे जो डिसाइडिंग स्टेटमेंट है रेशियो, उसको बात करें, तो जैसे बात कर दीजिएगा स्वीट वर्सेस पार्सली में फर्दर रीइंफोर्स किया था मैंसरिया को, ये फंडामेंटल्स है क्रिमिनल लॉ में, इट्स नॉट फंडामेंटल इन सिविल लॉ, कई लॉज में है जैसे कि टॉर्ट में इंटेंशन मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ करता है। आपने 2 केसेस बता दिया, तो देखिए आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे 2.5 नंबर मिल लिया, 2 केसेस बताने से 2 नंबर आपको और मिल गए, तो 4.5 से 5 नंबर आपको मिल गए इस सवाल में। अगला, अब खत्म करते समय आप वापस आर्ग्यूमेंट पे बात करिए। आर्ग्यूमेंट क्या है कि मैंसरिया क्या इंश्योर करता है, मैंसरिया इंश्योर्स टोटल ब्लेम वर्दीनेस को इंश्योर करता है, और डिस्टिंग्विश करता है, क्या डिस्टिंग्विश करेगा ये, इनोसेंट वर्सेस गिल्टी, या इनोसेंट और गिल्टी को, कि इनोसेंट है कि नहीं है, या गिल्टी है कि नहीं है, इसको इंश्योर करता है। एक और चीज बताता है ये, अनजस्ट कन्विक्शन से रोकता है, और अपहोल्ड, सॉरी फॉर माय राइटिंग, एक्चुअली ये पेन नया है, अपहोल्ड जस्टिस। ठीक है, अगला आप बात करिए, लाइबिलिटी बताने के लिए भी काम आता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी या एब्सोल्यूट होगी, या वो बच सकता है, ये पर्पस है मैंसरिया एक्ट का, ये फंडामेंटल्स हैं लॉ के। तो आपने आर्गुमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। इसके बाद आप सीधे कंक्लूड कर देंगे, कंक्लूजन में कुछ नया नहीं डालना होता है, यही भी जो सारी बातें आपने की हैं उसको आप कंक्लूजन में डालना होता है, तो आप बता सकते हैं सीधे। तो कंक्लूजन में ऊपर वर्ड्स बहुत मैटर नहीं करते ग्रामर, लेकिन कंक्लूजन में अगर थोड़ा सा स्टेटमेंट में कोहेरेंसी हो, थोड़ा सा प्रोपोजिशंस हो तो बेटर रहेगा। तो आप लिख दीजिए 10, द मैक्सिम इंश्योर्स criminal liability only when wrongful act and guilty mind coexist। ठीक है, and mens rea is fundamental for fairness in criminal justice। ठीक है, तो ये सवाल खत्म हो गया, इसमें मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया आपको समझाने के लिए। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल दैट
The principle that every conspirator is liable for all the act of co-conspirator if they are toward attaining the goals of the conspiracy, even if some of them has not actively participated in the commission of the offense. In the light of the above statement, explain the principle of criminal conspiracy under IPC 1860. ठीक है, क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़े और चाहे तो हाईलाइट कर लिया करिए, मेन क्वेश्चन पे नहीं तो जो साइड में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है इसके लिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दैट प्रिंसिपल दैट एवरी को कॉन्स्पिरेटर इज लाइबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ को कॉन्स्पिरेटर, ठीक है, toward attaining a goal of conspiracy, even if some of them has not been actively participated in the commission of that offense. In the light of our statement, explain the principle of criminal conspiracy as per IPC. तो आप इंट्रोडक्शन में यही थीसिस स्टेटमेंट में बात करेंगे कि को कॉन्स्पिरेटर लायबल फॉर co-conspirator act toward conspiracy goals. और क्यों लाइबल होगा, इवन when और even without active participation, ठीक है, ये है। अब आप बॉडी में बात करोगे, आपने ये इतना बात कर दिया तो वो समझ जाएगा कि आप, हाँ, आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। इंट्रोडक्शन यही बताता है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, आप सारी बात पे बात करोगे। बॉडी में बात करोगे, सेक्शन सीधे बात कर लिया आप, सेक्शन 120A 120B, ठीक है, ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, agreement between person, illegal act and legal act by illegal means, ये हो गया। अब बेसिकली ये आपने लिख दिया तो क्वेश्चन एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको आंसर के बारे में सभी कुछ पता है। तो लीगल प्रिंसिपल पे आप बात करिए सीधे। अब इसी में ये वर्ड लिखना नहीं है, लेकिन आपने इसको बताने के बाद पॉइंट आ जाएगी। अब बता दीजिए कि अग्रीमेंट एसेंशियल है कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है, अग्रीमेंट इज एसेंशियल, ठीक है, और इतने में ही लाइबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। कॉन्स्पिरेसी में यही है कि अलग से आपको एक्ट नहीं दिखाना, एग्रीमेंट ही साथ में क्रिमिनल एक्ट करने का एसेंशियल है। ओवर्ट एक्ट कॉन्स्पिरेसी में अननेसेसरी है, ओवर्ट एक्ट इज अननेसेसरी। एक केस में नेसेसरी भी होता है, वो जो बात कर लेंगे, पर जनरली अननेसेसरी है, मतलब हमेशा नीडेड नहीं है। लायबिलिटी एक्सटेंड करती है किस चीज पे, लायबिलिटी एक्सटेंड टू एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो यहां पे आप बता दीजिएगा आगे कि चेन ऑफ इवेंट मैटर करते हैं। चेन ऑफ इवेंट जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए एक एक्ट है, दूसरा एक्ट है, तीसरा एक्ट है, चौथा एक्ट है, पांचवा, ये अलग आदमी ने की, ये अलग आदमी ने, ये अलग आदमी ने की, ये अलग आदमी ने किया, और इन दोनों के बीच में लिंक है। तो हर आदमी, all 5 persons will be liable for the act of as if it is done by any one of them or all of them। लेकिन उनको बस, हाँ, उनका काम अलग है। यहाँ पे देखिए, इस आदमी काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका अलग, इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन अगर ये काम ना करे तो ये पूरा इवेंट खत्म हो जाएगा। स्टिल तो इसका काम उतना ही इंपॉर्टेंट जैसे जितना कि इसका या इसका फाइनल एक्ट के लिए। तो हर आदमी प्रॉपर लाइबल होता है इस एक्ट में, बराबर लाइबल होता है। यही हमें बताना था कि चेन कॉन्स्पिरेसी की बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज ऑफ अग्रीमेंट, तो सीरीज ऑफ अग्रीमेंट है वो मैटर करता है। आपने ये बात बता दी, आप सीधे एक दो केस लॉस पे बात करो। जैसे कि एग्जांपल केस लॉ है, केस लॉस, नलिनी वर्सेस
स्टेट, ये तमिलनाडु वाला केस था, राजीव गांधी मर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे असैसिनेशन हुआ था उनका, तो एक्सटेंडेड लायबिलिटी की बात हुई थी, एक्सटेंडेड लायबिलिटी। हर आदमी प्रॉपर लायबल था क्योंकि शेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव शेयर्ड था यहाँ पे सबका कि असैसिनेशन करना है, भले कोई ड्राइवर हो या किसी ने शेल्टर दिया हो या जिसने बॉम्ब बनाया हो या जिसने बॉम्ब डिफ्यूज़ किया हो, खुद भी मर गया था लेकिन बॉम्ब डिफ्यूज़ किया था। हर आदमी प्रॉपर लायबल है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इवेंट नहीं होता तो ये एक्ट पूरा नहीं हो पाता, इसलिए इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी के लिए। अलग दूसरा केस है, और कितना दुखद है कि गांधी परिवार के 2 लोगों की कॉन्स्पिरेसी से मौत हुई। इससे पहले जो मौत हुई थी इंदिरा गांधी की, वो केस था केहर सिंह वर्सेस स्टेट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाला था वैसे ही, 1988 जो केस गया था, इस ईयर गया था। तो यहाँ पे लायबिलिटी एक्सटेंड हुई थी को कॉन्स्पिरेटर्स की, कॉमन इंटेंशन था। कॉमन इंटेंशन वैसे सेक्शन 34 है आईपीसी का, या बीएनएस में 35। साइड में अगर आप ब्रैकेट में से लिख दो तो ठीक है, और वेटेज आ जाएगा आंसर में। आपने तो आपने क्या क्या किया यहाँ पे, इंट्रोडक्शन बताया, रेलेवेंट सेक्शंस बताए, लीगल जो थे कनेक्शन था इन दोनों के बीच में वो बताया, चेन ऑफ इवेंट बता दिए जो कि एक डॉक्ट्रिन हो गया यहाँ पे, और 2 केस लॉस बता दिए। अब आप वापस इसको, अब आपको बेसिकली आपके आंसर कंक्लूड मोटा मोटा पूरा हो चुका है। आप बता दिए कैसे ये सब्सटैंटिव ऑफेंस है, कॉन्स्पिरेसी अपने आप में एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है, और ओवरराइड की वैसे कुछ केसेस में जरूरत होती है जब लीगल एक्ट इलीगल मीन से हो, तो लेकिन फिलहाल ये 10 नंबर का सवाल है तो उतना आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सीधा कंक्लूड कर सकते हो। कैसे को कॉन्स्पिरेटर आर लायबल फॉर को conspirators act toward conspiracy goals। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। Principles are important to ensure accountability। इस तरह से आपका ये आंसर कंक्लूड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज द डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस which really determine whether a particular action will amount to rash and negligent act as required to hold person guilty of homicide under 304। ठीक है, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सीधे बता दिए कि डिग्री है, डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस, degree of negligence that determines if an action amounts to rash and negligent homicide under 304 A IPC। तो आपको ये बता देना कि कैसे डिग्री मैटर करती है एक्शंस की डिटरमाइन करने के लिए रैश और नेग्लिजेंट है कि नहीं। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन बताया था, 4 एलिमेंट होते हैं, 4 लेवल होते हैं इंटेंशन के। इंटेंशन
नॉलेज, रैशनेस, नेग्लिजेंस। तो अगर इंटेंशन है तो पूरा है, नॉलेज है तो कल्पेबल होमिसाइड होती है, इवन रैशनेस पे कल्पेबल होमिसाइड होती है, बस सतह थोड़ी कम हो जाती है, नेग्लिजेंस पे और कम हो जाती है, और जनरली मिस्टेक एक्सीडेंट का पार्ट होती है तो वहाँ नहीं देखा जाता। तो हमको अब आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, अब आप आइए बॉडी पे। 304 आईपीसी में जो दिया गया है वो बताइए क्या दिया गया है। पनिशेस कॉसिंग डेथ बाय rash and negligent act not culpable homicide। ठीक है, लीगल प्रिंसिपल पे अब इस हाँ, अब जब सेक्शन बताइए ना, सेक्शन को एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो लीगल प्रिंसिपल क्या है, डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस, जो से मैंने आपको समझाया है, ऑफ नेग्लिजेंस इज क्रूशियल, क्रूशियल, ठीक है, डिग्री क्रूशियल है। दूसरा क्या क्रूशियल है, डिस्टिंग्विश करना है क्रिमिनल नेग्लिजेंस को वर्सेस सिविल, ठीक है। अब आगे बताइए, रैशनेस वर्सेस नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का डिफरेंस बता दीजिए आप दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में। रेकलेस एक्ट होता है, रेकलेस एक्ट होता है कॉन्सिक्वेंस को डिसरिगार्ड करता है, डिसरिगार्ड करता है, और थोड़ा सा डेंजरस भी एक्ट होता है ये। और नेग्लिजेंस में क्या होता है, उसको कॉन्सिक्वेंस पता है कि ये इस एक्ट का ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लेकिन फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। एग्जाम्पल, डॉक्टर की ड्यूटी है, अगर वो पूरा नहीं करता है तो वो नेग्लिजेंट है। ड्राइवर जो है वो पूरा नहीं करता है तो नेग्लिजेंस है। जैसे लंदन ओमनीबस वर्सेस लिम्पस। खैर ये टॉट का केस है, बट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दिया। हाँ, आपने अब क्या क्या किया यहाँ पे, आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, लीगल प्रिंसिपल बता दिया, रैश और इसका मतलब बता दिया। अब आपके पास अपनी बातों को सब्सटैंडिएट करना है केस लॉ से। तो दो इंपॉर्टेंट केस लॉ जो इंडिया वाले हैं अभी वाले, आप वो भी लिख सकते हो। जैसे सलमान खान वाला केस था, हिट एंड रन वाला, या 2024 में कुछ दिन पहले ही हुआ पोर्शा हिट एंड रन केस, या BMW हिट एंड रन केस जो फेमस था, जिसपे मूवी बनी है जॉली LLB 2। ध्यान होगा आपको, ये वर्ड मत लिखिएगा, BMW हिट एंड केस लिखिएगा, ठीक है। और मैं वैसे हिसाब से बता देता हूँ आपको अलग से केस लॉस। तो ये था सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1980। इसमें यही था कि बस ड्राइवर ने फैटल एक्सीडेंट किया था। अब देखिए, अगर आपके पास स्पेस हो और आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना आ रहा तो आप फैक्ट लिख दी, लेकिन नहीं है तो सिग्निफिकेंस बताना इंपॉर्टेंट है कि केस में हुआ क्या था। इस केस को आप लिख दीजिए, इसका सीधे बताइए इसमें रेशियो क्या था, कि ये रिफॉर्म करता क्या है। यह तो सैयद अकबर वाले केस में था कि सेट करता था क्राइटेरिया सेट किया इन्होंने किस चीज़ का, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, 304 में। फिलहाल अभी एक कौन सा सेक्शन है, ये 106 है BNS का। अगर आपको याद रहे तो बगल में लिख दीजिएगा, थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट मिल सकता है इससे। ऐसा ही दूसरा लिख दीजिए आप, केस लिख दीजिए आप जो इम्पोर्टेंट है, वो था सुशील अंसल वर्सेस CBI 2014। एक मिनट, ये था उपहार सिनेमा वाला केस। ये दिल्ली में सिनेमा हॉल था जहाँ पे कई लोग जल के मर गए थे क्योंकि गेट्स खुले नहीं थे। तो उसके बाद बहुत सारा चेंज आया है इस केस के बाद से, सिनेमा हॉल में प्रोटेक्शन के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए। इसमें बता दिए कि अकाउंटेबिलिटी को एम्फेसाइज किया गया था और पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, अब्दुल ने अपने 2 केस बता दिए। अब आर्ग्यूमेंट के बाद आपको कंक्लूड कर दे। आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस है जो
वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ग्रॉस नेग्लिजेंस होनी चाहिए 304 के लिए, ग्रॉस नेग्लिजेंस होनी चाहिए, हाई डिग्री होती है। सीरियस डिसरिगार्ड है, जैसे उपहार वाले केस में था, सीरियस डिसरिगार्ड टू सेफ्टी, या शराब पी के 130 की स्पीड में चांदनी चौक में कार चलाना। पर्पस क्या है, डेंजरस एक्ट है ये, और डेटर करना है हमें नेग्लिजेंट एक्ट को अगर वो डेंजरस है तो, ठीक है। 10 तो, और नेग्लिजेंस में क्या होता है, फोर्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी ऑफ केयर होता है, मैंसरिया भले ना हो लेकिन मैंसरिया है कि आप डेंजरस एक्ट था तो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिश होता है, इंटेंशन भले ना हो। इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए इस सवाल को कि अंडर 304A डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस डिटरमाइन criminal liability, gross negligence requires gross negligence is required for conviction, thus creating deterrence and providing justice for the victim। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है determination of vicarious liability of the state. Vicarious liability of the state is linked with the negligence made by all its functionaries and no immunity can be claimed. In the light of the above observation, discuss vicarious liability of the state with the reference to sovereign function। ठीक है, तो इस सवाल को आपको 2 बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट इज लिंक्ड विद द नेग्लिजेंस मेड बाय ऑल इट्स फंक्शनरीज। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट है, हर फंक्शनरी के नेग्लिजेंस से डिटरमाइन होती है, आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती उस केस में। इन द लाइट ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन डिस्कस वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट विद द रेफरेंस टू इट्स सॉवरेन फंक्शन। ठीक है, तो आप बता दिए कि इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे। इंट्रोडक्शन में बताएंगे स्टेट can be held liable for negligence of its functionaries even if sovereign function, मतलब sovereign function में भी complete immunity नहीं है। अब बॉडी में आप क्या बताएंगे, वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। वाइकेरियस लायबिलिटी को समझा दिए। वाइकेरियस लायबिलिटी बेसिकली मास्टर, सर्वेंट और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पे बेस है। सो मास्टर विल बी लायबल फॉर द work of servant, this is vicarious liability। स्टेट के केस में क्या है, स्टेट इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ एम्प्लॉई। और इवन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बोला था इवन नो एब्सोल्यूट immunity to state in case of sovereign function। sovereign function स्टेट का फंक्शन है, जनरली उसके केस में लाइबल नहीं होता है क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए या कंट्री रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कंट्री खुद की राइट है। लेकिन
वहाँ पे हमने एक्सेप्शन ऐड कर दिया गया है। और इंडिया में कैसे होता है ये? आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी में आपने आर्गूमेंट दे दी सॉलिड। अब बारी आती है 2 या 3 केस लॉस की। 2 केस लॉस काफी यहाँ पे। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। केस क्या था? गवर्नमेंट ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया था, एक्सीडेंट, नेग्लिजेंस था। आप यहाँ पे सीधे लिखिए सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस केस में, विद्यावती वाले केस में डिफरेंशिएट किया गया है इसके बीच में सॉवरिन एंड नॉन सॉवरिन फंक्शन में, और लाइबिलिटी को और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी रिजेक्ट किया था कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं स्टेट। अगर आप ऐसे तो स्टेट के नाम पे कोई कुछ भी करेगा ऑफिसर, कल को कोई पुलिस ऑफिसर किसी की जान ले लेगा, फिर कुछ भी करेगा। तो अगला केस हम यही ले लेते हैं। एक एनजीओ थी सहेली, ये दिल्ली का ही केस है, वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, 1990 का केस था ये, सही। इस केस में क्या होता कि जेल के अंदर टॉर्चर कर दिया गया था बच्चे का, छोटे से बच्चा था ये, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी, अडल्ट नहीं था, चाइल्ड को टॉर्चर कर दिए थे, उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पे बोला गया था, माना गया था स्टेट लाइबिलिटी इन्फोर्स होगी, पुलिस नेग्लिजेंस देखा गया, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की गई थी। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप स्टेट के एजेंट हो तो आप कुछ भी करोगे। जंगल राज थोड़ी है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर है, कंट्री रूल ऑफ लॉ से चलनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ रहेगा ना, नो वन इज अबव लॉ, ठीक है। आपने 2 केसेस की बात कर ली। अब वापस आप खत्म करना है आपको आंसर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी बता दीजिए एक लाइन में, और फिर 300 आर्टिकल 300 पब्लिक इंटरेस्ट ये बता दिया। और बताइए कि नेग्लिजेंस जो है, ड्यूटी ऑफ केयर अगर है, मिस्टेक हुई है, तो वहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है स्टेट की, मे भी सिविल लाइबिलिटी हो, लेकिन नहीं है। हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं मिल सकती किसी भी केस में। तो फिर आप यहाँ पे कंक्लूड कर दीजिएगा आंसर को, स्टेट इज vicariously liable for negligence of its functionaries even in sovereign function. Immunity is not absolute. तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट लाइबिलिटी अंडर CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, an end to the bias behavior doctrine and introduction of seller behavior in the new doctrine. ठीक है, ये केस जो टॉर्ट और क्रिमिनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक साथ दिया है वहाँ से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन बनता जा रहा है आजकल के ज़माने में, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज काफ़ी बड़ी होती जा रही हैं, तो बायर बिवेयर वाला कॉन्सेप्ट को तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब आ रहा है सेलर बिवेयर। तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में बता दीजिए कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी में इसको चेंज किया गया है। शिफ्ट किया है बायर बिवेयर टू सेलर बिवेयर, thus holding sellers accountability for
डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आ गया। अब बॉडी में आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन बता दी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन है इसका 2/34 ऑफ CPA, इसमें बात की गई है प्रोडक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन की। और डॉक्ट्रिन शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको डॉक्ट्रिन का नाम याद है देन इट इज गुड, इट इज इंपॉर्टेंट कि वी हैव मूव फ्रॉम केविएट एम्प्टर, दिस इज बायर बीवियर केविएट एम्प्टर टू केविएट और काविएट रांडीटर, हम यहाँ इससे मूव कर चुके हैं, तो जो कि सेलर लायबिलिटी को दिखाता है। तो ग्राउंड्स ऑफ लायबिलिटी क्या होगी, ग्राउंड्स ऑफ लायबिलिटी हो सकती है फ्लॉ इन, जैसे ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी कवर है वैसे ही है, कंडीशन और वारंटी वाला कि फ्लॉ इन प्रोडक्शन हो, या अनसेफ हो, अनसेफ प्रोडक्ट हो, या स्टैंडर्ड जो है नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड, इसको एक वर्ड था नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, ये अगर चीज़ें नहीं तो आप सामान वापस कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट केस क्या क्या थे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है, हर एक लॉ स्टूडेंट को ये केस पता होता है, भले कोई और केस ना पता हो, डोनो वर्सेस स्टीवेंसन। ये केस सुनते ही दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। जिंजर बियर केस, इसमें क्या था आपको पता होगा कि वही जिंजर बियर था, उसके अंदर स्नेल मिला था, तो फिर कंपनी ने कहा कि हम लायबल नहीं है, सेलर लायबल होगा। सेलर कहेगा कि हम तो सर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कंपनी का है, और दिस इज केविएट एम्प्टर का केस होना चाहिए, जिसने खरीदा उसको ध्यान देना चाहिए, बट ऐसा नहीं था। इस केस में कंपनी की लायबिलिटी इस्टेब्लिश की गई कि आप मैन्युफैक्चर हो, आपको रीजनेबल केयर लेना था यहाँ पे और आपने नहीं लिया। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, भले ही बहुत पुराना केस है, लेकिन ये सेलर बिवेयर का अच्छा एग्जाम्पल है कि उसको हमेशा ध्यान से देखना चाहिए चीज़ों को लेकर। और इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं, क्या इसके कोई एक्सेप्शन भी हैं? कि एक्सेप्शन ये है कि प्रोडक्ट को अल्टर नहीं करना चाहिए, ठीक है, और या सेलर इज नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, बट या उसमें कोई डिफेक्ट शुरू नहीं था, डिफेक्ट बाद में ऐड हुआ है, इसके पर्पज से। तो इस तरह से ये दो केसेस को के बाद आप बता सकते हो कि कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वी हैव मूव्ड टुवर्ड सेलर बिहेवियर। हाँ, एक और बात है ऐसे कि अगर सेलर ने बोल दिया है कि आप सामान को अच्छे से देख लीजिए, जो जो कंडीशन है उसने ऑनेस्टली उसको बता दिया है कि इसमें ये चीज़ है, तो आप उन्हीं कंडीशन को लेके, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये गाड़ी है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर रेसिंग, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ठीक नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए 200 किलोमीटर्स पर डे चलाने के लिए ठीक है, और उसी पर्पज़ के लिए आपने कंडीशन को उस समय समझ लिया, तो बाद में नहीं कर सकते कि मुझे रेस के लिए कार यूज़ करनी थी, आपने गलत दिया, तब आप लायबल हो सकते हैं, क्योंकि उसने सारी बातों को ऑनेस्टली बता दिया था। तब आप ये नहीं कह सकते कि सेलर की जिम्मेदारी है, दैन द लायबिलिटी लाइज ऑन यू, आपको सारी बातें उसने समझा दी थी। इसके बाद आप चीज़ को कंक्लूड कर सकते हो दैट CPA 2019 enforces seller beware, making seller liable for defective products, enhancing consumer protection and promoting higher standards of product safety and
अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरह से पहले 5 सवाल कंप्लीट होते हैं।